हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर पे हमने डायमेंशंस निकालना सिखाया था और हमने बताया था कि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती है, जिनकी भी डायमेंशन नहीं होती, उन पे भी कई सारे सवाल आते हैं। तो आज उस पर हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे कि किस तरह से उस डायमेंशन हम निकालेंगे वैसे सवालों में जब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि डायमेंशन इक्वल टू 1 मीन्स डायमेंशनलेस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्योंकि आप कोई भी लेंगे साइन थीटा, टेन थीटा, कोई भी लेंगे आप, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी लेंथ होगी, हाइपोटेनस भी लेंथ होगी, एल से एल कट जाएगा तो 1 डायमेंशन आएगा। और जिसका भी डायमेंशन 1 आता है मतलब डायमेंशन लेस बोलेंगे उसको। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी डायमेंशनलेस। ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ई की पावर, यहाँ पे कोई एंगल लिखा होगा, कोई नंबर लिखा होगा, एक्चुअली में ई भी एक नंबर होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी कोई पावर भी एक नंबर होगी या एंगल होगी, इसकी कोई एक पावर होगी, सवालों में मिलेगा आपको। तो ये एक नंबर है, इसकी अगर कोई एक पावर आएगी तो वो भी एक नंबर आएगा, तो ये अपने आप में डायमेंशन लेस होता है। और इसकी जो पावर होती है ये भी अपने आप में डायमेंशन लेस होती है, तभी हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। अब ई का यूज कहाँ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। और थर्ड में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे तो लॉग ऐसे लिखा जाता है, सपोज log 2 बेस 10, तो लाइक दैट यहाँ पे एक नंबर होगा और इसके बेस में भी एक नंबर होगा और लॉग अपने आप में रिजल्ट में एक नंबर आएगा, तो लॉग अपने आप में डायमेंशन लेस होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को डायमेंशन लेस बोला जाता है। यहां पे जो नंबर होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, इसके बेस में जो नंबर होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि आपको मालूम है प्योर नंबर्स आर डायमेंशन लेस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस भी डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए। और एंगल का हम बता ही चुके थे आपको, एंगल इज इक्वल टू बताया था हमने आर्क अपॉन रेडियस। इसकी भी ये दूरी है, एल डायमेंशन आएगी, रेडियस भी एक दूरी है, एल डायमेंशन आएगी, तो ये कट के अपने आप 1 हो जाएगा। 1 डायमेंशन मतलब नो डायमेंशन। तो ये अगर आप जान गए तो इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने आपको सवाल दिया y इज इक्वल टू ए ई की पावर के टी। इस सवाल में आपसे बोला गया जो t है वो टाइम है, a जो है सपोज ये लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, कुछ भी बोला गया लाइक दैट, और y भी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपसे बोला गया। और कहा गया व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k का डायमेंशन आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि ये क्वांटिटी पूरी डायमेंशन लेस होगी, इसकी पावर में जो होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। इट मीन्स kt की जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन 1, और आपको पता है t टाइम है, तो t की डायमेंशन होगी कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो k की डायमेंशन कितनी आ गई t माइनस 1। तो इस तरह के सवालों में आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, ना ही ज़्यादा सोचना है। आप सिंपल उसी पे जाएं जो हमने अभी आपको जस्ट अभी पढ़ाया, और आराम से आप आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखने में लगता है ये किसकी डायमेंशन क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है फोर्स की डायमेंशन बता दो, मोमेंटम की डायमेंशन बता दो, सिंपल सिंपल वेलोसिटी की बता दो, डिस्प्लेसमेंट, और सिंपल सिंपल क्वांटिटी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब, वर्क, पावर, एनर्जी की डायमेंशन, ये सब बुक्स में दे रखा है, सब कोई बताता है। तो उस पर जनरली आपको क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, वो तो हर कोई बता देता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा लगे कि हम कर नहीं पा रहे हैं, कैसा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, दैट इज आपको किसी ने दिया y इज इक्वल टू a sin kx।
अब इसमें हमने बता दिया x डिस्प्लेसमेंट है, a डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, k की डायमेंशन बताइए। तो आपको पता है कि सर ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर इसकी डायमेंशन तो 1 होगी नहीं, डायमेंशन मतलब 1 होगी, और इसके एंगल इसके सामने हमेशा एक एंगल आएगा, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। हमने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो आपका, तो एंगल अपने आप में डायमेंशन लेस होता है और ये पूरा अपने आप में डायमेंशन लेस होता है। सर ये भी डायमेंशन लेस होगा, इट मीन्स के एक्स की डायमेंशन कितनी होगी 1, और एक्स क्या बताया डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी हो जाएगी L इज इक्वल टू 1, तो K की डायमेंशन कितनी आ गई L-1। तो इस तरह के सवालों से आपको घबराना नहीं है, कई बुक्स में आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे, तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा प्लस का a कॉस ऑफ गामा t प्लस का फाई। अब इस सवाल में किसी ने आपसे पूछा कि ओमेगा की डायमेंशन बताइए, बताओ। तो हम जानते हैं कि ये अपने आप में डायमेंशन लेस है, ये अपने आप में डायमेंशन लेस है, और ये अपने आप में डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा टी की डायमेंशन लेस मतलब 1, तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कैपिटल टी, तो इसकी हो जाएगी t-1। इसको उस तरफ ले जाओगे 1/t, तो t-1 ओमेगा की निकल आएगी। ऐसे ही हम लोग गामा की निकाल लेंगे। अब डायमेंशंस की कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं और उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग ने डायमेंशन जो पढ़ा, जो हम लोग बार बार डायमेंशन निकाल रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ आता है फिजिक्स में। तो सबसे पहला यूज़ डायमेंशन का आता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी है तो वो सही है गलत है, ये आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। और सपोज आपके सामने लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी लोग जानते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको चेक करना है ये करेक्ट इक्वेशन है, तो इसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हो इस हेडिंग के नीचे कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर नेचर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास मैंने 5 मैंगोज दे दिए, 5 मैंगोज आपके हाथ में दिए मैंने, उसके बाद आपको 5 बनानास दे दिए। अब हमने पूछा आपके पास कितने मैंगोज हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 मैंगोज हैं, आप 10 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप बनानास को मैंगोज में ऐड नहीं कर सकते। आप सिमिलर नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती है, इस बात को ऐसे समझिए आप। जैसे अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन क्या बताता है, फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी, मैंने कल भी बताया था। तो जो इसका फिजिकल नेचर है, वैसे इसका फिजिकल नेचर क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा और इस पूरे को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, तभी ये ऐड हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन से, बिल्कुल। इट मींस कि अगर ये आम पूरा आम है तो ये भी आम होना चाहिए और ये भी, इसका रिजल्टेंट भी आम आना चाहिए। अगर ये 5 आम है और ये 5 आम है तो ये 10 आम ही आना चाहिए, इसमें बनानास नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इसका आप डायमेंशन निकालो, वेलोसिटी का पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज LT-1। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, नेचर सेम है, LT-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और एक टाइम का डायमेंशन t, तो ये भी कितना हो गया LT-1। तो LT-1 एडेड विद LT-1 गिव द रिजल्ट LT-1। तो ये इक्वेशन करेक्ट, डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, ये हम लोग ऐसे बता सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक करके बता सकते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे आप चेक करिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, इसको आप चेक करो डायमेंशनली। अब डायमेंशनली आप इसको अगर चेक करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी है
तो LT माइनस 1 का स्क्वायर। सर ये भी वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 का स्क्वायर। सर ये तो 2 का डायमेंशन सर प्योर नंबर सर, डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 और ये डिस्प्लेसमेंट L। क्लियर? अब आपने ये डायमेंशन चेक किया तो ये हो गया L2T माइनस 2, ये किया चेक आपने L2T माइनस 2, और ये भी डायमेंशन आपने चेक किया तो ये हो गया L2T माइनस 2। इट मीन्स ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन किसी ने अगर बोला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का as ओनली, ये बोला, उसने 2 हटा दिया और तुमसे पूछा क्या इक्वेशन करेक्ट है, तुम बोलोगे चलो डायमेंशन से चेक कर लेते हैं। तुम्हें इक्वेशन याद नहीं है, तुम्हें पता है 2as होता है तो तुम बता दोगे नहीं गलत है ये, लेकिन डायमेंशन चेक करेंगे। इस केस में भी इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L स्क्वायर T माइनस 2 जो यहां पे आई थी, इसकी भी वही आएगी, ऑब्वियसली इसकी भी वही आएगी, एक्सेलरेशन की LT माइनस 2 और ये L, तो ये भी हो जाएगा L2T माइनस 2 और ये भी हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं और यहां पे कोई नंबर है नहीं, होता तो भी डायमेंशन लेस, उसकी डायमेंशन 1 होती तो भी हमें नहीं दिखाई देती इसमें, और नहीं है तो भी नहीं दिखाई दे रही। इट मीन्स हम केवल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को नहीं कह सकते, इट इज एक्चुअली करेक्ट। ये नहीं कह सकते हम कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली रिजल्ट में अगर करेक्ट आ गई है तो वो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में करेक्ट है, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो फिजिकल वर्ल्ड में रॉन्ग जरूर है। तो रॉन्ग साइड वाली बात से हम परफेक्शन में कह सकते हैं, बिल्कुल श्योर है कि अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग होगी तो 100% रॉन्ग है, लेकिन कोई डायमेंशनली करेक्ट होगी तो 100% करेक्ट है, ये हम नहीं कह सकते। बस यही इसका लिमिटेशन है। तो ये डायमेंशन का यूज आप सीख गए। आप लिख सकते हो, इस बात को आप लिख सकते हो, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज 100% एक्चुअली रॉन्ग, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एक्चुअली रॉन्ग, मे बी एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड डायमेंशन का यूज जो आपके बताए जाते हैं, conversion of units, that is conversion of units। अब conversion of units में जैसे किसी ने आपसे कहा, एक केस लेते हैं, सपोज इस रॉड का केस ले लेते हैं, इस स्टिक का केस ले लेते हैं। मैंने कहा द लेंथ ऑफ रॉड, तो यहां पे इसकी हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यहां पे लिखेंगे इसकी यूनिट इज 2 मीटर। किसी ने बोला 2 मीटर, तो 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, यूनिट इसकी मीटर हो गई। फिर किसी ने बोला द लेंथ ऑफ रॉड, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो आप, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। फिर किसी ने कहा द लेंथ ऑफ रॉड, इसको मिलीमीटर में चेंज कर दो, दैट इज 2000 मिलीमीटर। तो यहां पे आप देखोगे कि यूनिट जैसे छोटी होती जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स अगर हम यहां पे देखें तो 2 मीटर भी वही मेजरमेंट है जो 200 सेंटीमीटर है और जो कि 2000 मिलीमीटर है। अगर ये एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और ये यूनिट u1 है, तो दूसरे सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, और ये तीसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n3 है और यूनिट u3 है। तो यहां से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 आपको कई सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन का एक छोटा सा खेल खेलेंगे न्यूमेरिकल के साथ।
तो एक क्वेश्चन करते, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसी ने बोला कि 1 जूल को आप अर्ग्स में कन्वर्ट करिए। एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में जो यूनिट है एनर्जी वर्क की जूल है, और सीजीएस में अर्ग है। तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये कहाँ से कैसे कैसे यूनिट के नाम आ जाते हैं, बच्चे लोग यही सोचते रहते हैं। देखते हैं इसको। किसी ने बोला कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम को उठाया। अभी हमने क्या सीखा? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो हमने देखा कि सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है N1 इज इक्वल टू 1 यूनिट जूल में दे रखी है, और आर्ग में कन्वर्ट करना है। तो N1 कितना दिया है? 1। क्लियर? यूनिट जूल, एक्चुअली जूल द यूनिट ऑफ वर्क। इसको आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो वर्क क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी? मीटर। तो यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 1 जूल। क्यों? क्योंकि जूल जो यूनिट है ये होती है वर्क की यूनिट। अगर वर्क को हम जानते हैं थोड़ा बहुत तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा ही जान लो अभी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास की एसआई यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक फिर से मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। N2 हमें निकालना है दूसरे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में निकालना है। U2 हमें कन्वर्ट करना है तो हमें सीजीएस में लेके आना है। तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है? दैट इज ग्राम। केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, पढ़ा चुके हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस ग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेकंड तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1 केजी हमें ग्राम में जाना है, तो केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1000 ग्राम। मीटर इज 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, ये पावर 2 है, पावर 2 4, 10 की पावर 7 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, सेकंड। तो N2 इक्वल टू क्या आ गया? N2 इक्वल टू आ गया, यहां लिख देते हैं, N2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो वर्क की सीजीएस सिस्टम में हमें यूनिट मिल गई 10 की 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो इस तरह से आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये करते रहना। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसको सेंटीमीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो यहीं से हो जाएगा। बस बड़े से छोटे में जाना है तो बड़े को छोटे में तोड़ लो, और छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे को बड़े में तोड़ लो। बस जिसमें जाना है उसी को रोक के काट दो, कुछ नहीं है और उसमें। अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज वंडरवॉल इक्वेशन क्या दी है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये दिया है आपको, और इस इक्वेशन में बताया गया है कि जो V है ये वॉल्यूम है, जो P है वो प्रेशर है। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, एंड T इज टेम्परेचर। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, PV इज इक्वल टू nRT। ये पढ़ा है आपने कभी? तो आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी अपने लोअर स्टैंडर्ड में, 9th तक कहीं पढ़ी होगी आपने। तो बस उसी का ये ओरिजिनल फॉर्म है।
अब T इज द टेम्परेचर बोल ही दिया इन केल्विन। किसी ने पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B। A और B की डायमेंशन आपको बतानी है। अरे साला ये क्या हो गया, अब ये और A और B की डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो इसमें बाबू कैसे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले करेंगे थोड़ी सी सफाई, फिर इसकी करेंगे धुलाई। तो हमने क्या सिखाया कि हमेशा सेम नेचर की, सेम डायमेंशन, सेम नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं। क्लियर, जो आम में आम ही ऐड होंगे, अमरूद ऐड नहीं हो जाएंगे। तो जो डायमेंशन सेम होगी वही क्वांटिटीज इक्वेशन में ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही बातें हैं। तो हमने बोला कि इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है ये P इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। इट मीन्स A अपॉन V स्क्वायर हैव डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा चुके हैं। तो प्रेशर द फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एक हमें निकालना है, तो बस वॉल्यूम का और रख दें, चलो यही रख देते हैं। तो वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो L क्यूब होगा, उसकी पावर 2 है, तो L की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर से यहां पावर 4 बचेगी, और ये है ही है, तो A की पावर क्या होगी, M, L की पावर 5 T-2। ये आ गया A का हमें डायमेंशन कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन अगर A का निकल आया, अब V का निकालना है, तो ऑब्वियसली V और B सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सेम नेचर की क्वांटिटी होंगी, मतलब इनके डायमेंशन सेम होंगे। तो जो B का डायमेंशन होगा वही V का होगा। तो V का क्या है, वॉल्यूम, L क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, L क्यूब। तो देखने में हवा लग रहा था, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो इस मेथड को एक जगह और चेक कर लेते हैं, थोड़ा और चेक करते हैं। सपोज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। तुमसे कहा चेक करो क्या ये सही इक्वेशन है। अरे आम में आम ही जुड़ेंगे, अमरूद नहीं जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, और आम से आम जुड़ेंगे तो आम ही निकल के आएंगे। तो इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसकी डायमेंशन होगी LT-1 सर, और ये टाइम है तो इसकी t होगी सर। सर हाफ एक नंबर है, नंबर सर डायमेंशनलेस पढ़ा चुके हैं, तो नंबर्स की डायमेंशन 1 होगी, हटा दो उसको, एक्सेलरेशन क्या होगी, LT-2। सब पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसी के जस्ट पहले वाले में एक्सेलरेशन की LT-2 कैसे हुई, पढ़ लो जाके। टाइम t की पावर 2। अब यहां देखो, ये तो डिस्टेंस है, यह डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन तो सीधी सीधा L होगी। इसको चेक करो, T-1, यहां T की पावर 1 क्या बची, L। इसको चेक करो, T-2, T की पावर +2 क्या बची, L। तो L में L जुड़ा और L निकल के आया। डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअली भी करेक्ट है। अब कोई कहे हाफ हटा दो, तब भी डायमेंशनली करेक्ट दे देगा, क्योंकि हाफ की कोई कीमत ही नहीं है डायमेंशन की नजर में, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। बट दिस इक्वेशन इज एक्चुअली रॉन्ग, मे बी इट शोज दैट डायमेंशनली इट इज करेक्ट। बस यही तो इसका लिमिटेशन है मेथड का। पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, बस यही इसका लिमिटेशन है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करना, आप डायमेंशन के 2 यूजेस सीख गए। अब जो मेन यूज डायमेंशन का आता है, ड्राइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशन, driving the relation between physical quantities। कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बीच में एक रिलेशन बनाना है। जैसे कोई भी एक फिजिकल फॉर्मूला हो जाता है, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन है,
वही स्पीड है, रेशियो है, यही स्पीड है। तो इस तरह से रिलेशन हम लोग डायमेंशन से कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा एन एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स। सपोज एक कुछ नया करते हैं, एक नया प्रैक्टिकल करते हैं। हमने कहा मेरे हाथ में, सपोज करिए ये मार्कर है, इसको हम डिफरेंट एप्पल सोचा था मैंने, लेकिन ये मार्कर इससे ही काम चला लेंगे। हम डिफरेंट हाइट से इसको हम लीव करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे कि किस किस चीज पे टाइम डिपेंड कर रहा है और टाइम दूरी से, हाइट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्या मास पे डिपेंड होता है, इसके मास पे इसका मास बढ़ा दें तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्या डिपेंड होगा, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज दिस एनीथिंग, अ मार्कर is falling from different heights and time taken by this is depends, t is proportional to m की पावर अल्फा, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये नीचे आ रहा है इट मींस ये ग्रेविटी के पे डिपेंडेंट है। अभी ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंट लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो g की पावर बीटा एंड वो हाइट, जिस हाइट से आप इसको लीव कर रहे हो, जिस हाइट से आप छोड़ रहे हो, की पावर गामा। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पेन टू रीच द ग्राउंड। इस पेन को नीचे आने में कितना टाइम लगता है, इस पे हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि टाइम इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम है, तो t, अगर कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहां पे ले लें जो कि हमें नहीं पता वो क्या है, बस एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के इक्वल साइन ले लिया हमने, तो मास m की पावर अल्फा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बीटा, और वो हाइट जिस हाइट से हम इसको गिरा रहे हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंट हाइट्स के लिए क्या टाइम अलग आएगा या सबके लिए सेम आएगा। एक रिलेशन बना के चेक करेंगे, डायमेंशन का कुछ यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा ये कांस्टेंट, आप एक नंबर मान के चलिए, आप मान लीजिए एक नंबर है, तो आप इसकी डायमेंशन 1 मान के चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, सिंपली आप एक नंबर मान के चलिए। तो आप देखेंगे सर ये इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें तो ये टाइम है सर, तो टी हो जाएगी, और नंबर्स की सर डायमेंशन होती नहीं है, मास की सर कैपिटल एम हो जाएगी की पावर अल्फा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT - 2 होती है सर एक्सेलरेशन की पावर बीटा, और h हाइट मींस L की पावर गामा, हाइट की डायमेंशन L होगी की पावर गामा। यहां t का t है, मास m की पावर अल्फा जैसे का तैसा, यहां L की पावर बीटा, यहां L की पावर गामा है, इट मींस L की पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, मींस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और यहां -2 की पावर बीटा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो t की पावर -2 बीटा हो जाएगा। सर इट्स ओके सर। यहां पे हम देखेंगे अगर हम पावर कंपेयर करें तो यहां पे m की पावर क्या है 0, यहां पे m नहीं है, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, यहां m की पावर क्या है 0, इट मींस यहां m की पावर 0 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा डायरेक्टली, अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं। क्या यहाँ पे L है, नहीं है, तो L की पावर भी क्या है 0, इट मींस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, इट मींस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे t है, बिल्कुल है, इस t की पावर कितनी है 1 है, यहाँ t की पावर -2 बीटा है, इट मींस माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इफ बीटा इज -1/2, then you are putting the value of beta here, you will get gamma is equal to +1/2। अब आपको गामा का पावर मिल गया, बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यू उठा के आप इस रिलेशन में पुट कर देंगे यहां पे, तो आएगा t is equal to some constant we don't know, we think this is a number, m की पावर अल्फा, here अल्फा is 0, m has power 0 means 1, चलो लिख देते हैं। g की पावर बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस का 1/2, एंड h की पावर गामा, द वैल्यू ऑफ गामा इज प्लस का 1/2।
तो t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, m तो गया 1 में, दिस इज h, दिस इज h की पावर 1/2। तो ये हो गया रूट ऑफ h पावर 1/2 रूट ऑफ h, और ये +1 नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, h/g। दिस इज द रिलेशन। इट मीन्स अगर हम सेम प्लेस पे खड़े हैं और हम दो मार्कर्स को अपने हाथ में लिए हैं, एक को हमने यहां 2 मीटर या सपोज 8 मीटर पे रखा हुआ है और एक को हमने 2 मीटर पे रखा हुआ है। सपोज एक मार्कर को मैंने 8 मीटर पे रखा हुआ है और एक मार्कर को मैंने सिर्फ 2 मीटर पे रखा हुआ है, और एक बार हमने 8 मीटर पे रखे हुए मार्कर को लीव किया और स्टॉप वॉच से इसका टाइम कैलकुलेट किया और इसको भी लीव किया, दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस आता है वो हम यहां पे भी देखने जा रहे हैं। तो अगर हम सेम प्लेस पे खड़े हैं तो यहां पे g की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, हमें पता है कि यहां पे g की वैल्यू दोनों मार्कर के लिए सेम है, ठीक है ना। g की वैल्यू वेरी करती है जब हम ट्रैवल करते हैं या पोल्स पे जाएंगे या पोल से दूर जाएंगे तो वैल्यू बदलती है। यहां हम सेम प्लेस पे खड़े हैं तो g की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। इट मींस द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड is proportional to the root of height। ये हमने चेक किया यहां पे, क्लियर। अगर हम दो केस ले लें, सपोज 2 केस हम लोग ले लें, तो एक केस में h1 हाइट पे हमारा मार्कर जो है, पेन जो है वो 2 मीटर पे है, और दूसरे केस में h2 हाइट पे 8 मीटर पे है, क्लियर। तो हमने निकाला, अब यहां पे जो भी कांस्टेंट था, तो अगर हम t1 निकालेंगे तो वो अपने आप प्रोपोर्शनल आ जाएगा रूट ऑफ 2 के, और t2 निकालेंगे क्योंकि h के प्रोपोर्शनल है तो अपने आप आ जाएगा रूट ऑफ 8 के। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या ये बन जाएगा? ये कैसे बन जाएगा? अगर यहां पे कांस्टेंट है और दूसरे वाले फॉर्मूले में t2 में भी कांस्टेंट है, उनको डिवाइड करेंगे हम इक्वलिटी साइन के साथ, तो कांस्टेंट दोनों में सेम है तो कट जाएगा, g भी कट जाएगा, k भी कट जाएगा, तो अपने आप t1 इक्वल टू रूट 2 और t2 इक्वल टू रूट 8 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहां पे, तो t1 अपॉन t2 ये से कट जाएगा, इट मींस 1/2। तो यहां पे हम देखेंगे ये आ जाएगा 2 2 4, 2 4 8, और 1/√4 हो जाएगा 2। तो यहां पे हम देखेंगे t2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1। इट मींस जितना टाइम 2 मीटर वाले मार्कर को लगेगा उससे डबल टाइम लगेगा 8 मीटर वाले मार्कर को। ये एनालिसिस हमने डायमेंशंस का यूज करके निकाल लिया। इट मींस द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, टू रीच द ग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, क्लियर, जहां से उसको फेंका जा रहा है, ये डिपेंड करता है। क्या वो मास पर डिपेंड करता है? क्या ये मार्कर अगर 4 टाइम्स ज्यादा मास का हो इस मार्कर से, तो क्या टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे दिख रहा है कि मास पे इंडिपेंडेंट है। टाइम टेकन बाय द मार्कर और एन ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। जैसे किसी ने बोला कि कैसे अपने मन से आप सोच लेते हो कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू द एक्सेलरेशन, टू द ग्रेविटी, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ ऑल्सो। क्या अर्थ के मास पर डिपेंड हो सकता है? मे बी। अगर अर्थ के मास पर डिपेंड करेंगे तब भी तो डायमेंशन में मास अपने आप 0 चला जाएगा। तो टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ओनली, क्लियर, बाय सम कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द अर्थ। अब आपने कुछ ऐसा निकाला इसमें कि नहीं ये डिपेंड करता है, तो फिर यू विल बी द नोबेल प्राइज विनर, क्योंकि अभी तो यही है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट का रिलेशन निकाला इसकी एनालिसिस की मदद से, क्लियर। तो ये कोई मतलब वैसा नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स में ज़्यादातर केस मिलता है सिंपल पेंडुलम का, तो ये एनालिसिस एक अच्छा एनालिसिस था। और सिंपल पेंडुलम का जो केस है, जो आपके जनरली सीबीएसई बुक्स में दिया जाता है, वो भी हम करा देते हैं। सपोज a ball of mass m
गेंद, गेंद, बॉल मतलब गेंद, इसका मास m है और ये रस्सी से लटक रहा है। काहे से लटक रहा है? रस्सी से। तो स्ट्रिंग से बना हुआ एक मास है और इसको एक थोड़ा सा धक्का दो, जैसे ही इसको धक्का दोगे तो ऐसे ऐसे डोलेगा ये। तो ये एंगल अगर थोड़ा छोटा रखा जाए तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसकी लेंथ है। तो किसी ने पूछा इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड ये होता है, देखो जब ये यहां से तुमने छोड़ा इसको तो ये गया और यहीं लौट के आ गया। क्लियर? यहां से तुमने लीव किया और ये गया तो ये पूरा एक रोटेशन लिया, मतलब इसने पूरा एक चक्कर लगाया, यहां से गया और लौट के यहीं आ गया। तो यहां से जाने में और लौट के आने में जितना समय लगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। क्लियर? तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉल। क्लियर? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉल की पावर ए ले लेते हैं, चलो अल्फा ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की पावर बीटा ले लेते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर गामा ले लेते हैं। क्लियर? तो हमने फिर वही माना, हियर सम कांस्टेंट m की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा एंड g की पावर गामा। इनके डायमेंशन खोल दो। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, सब कांस्टेंट। जब कांस्टेंट नहीं पता तो आप इसको प्योर नंबर्स मान चल सकते हो और इसके डायमेंशन आप डायमेंशन लेस मानो, 1 मानो। तो मास m की, मास की डायमेंशन m, पावर अल्फा, लेंथ l की पावर बीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2 की पावर गामा। समेट दो एक साथ तो क्या मिलेगा? यहां m की पावर अल्फा, यहां l की पावर बीटा है, l की पावर गामा है, तो क्या हो जाएगा? l की पावर बीटा प्लस गामा। और यहां t की पावर माइनस 2 है और गामा है, तो क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस का 2 गामा। तो क्या यहां पे क्या है? यहां पे क्या? m की पावर 0 है, तभी तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो m की पावर 0 है तो अल्फा इक्वल टू, कंपेयर करो पावर्स, तो अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पे m की पावर 0 तो अल्फा इक्वल टू 0। यहां l की पावर भी 0 है, जब l की पावर 0 होगा तभी तो 1 है, जहां कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहां l की पावर भी 0 है। इट मींस l को कंपेयर करेंगे तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? 0। और t की पावर यहां पे क्या है? 1। यहां पे क्या है? माइनस का 2 गामा। इट मींस माइनस का 2 गामा इज इक्वल टू 1। इट मींस गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। और गामा माइनस का 1/2 अगर यहां पे रखेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा? प्लस का 1/2। और इन सारी वैल्यूज को उठा के दोबारा हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकल के आएगा सम कांस्टेंट। m की पावर तो 0 हो गई तो m तो चला गया, l की पावर आ गई बीटा। इट मींस l की पावर बीटा की वैल्यू 1/2। इट मींस l की पावर 1/2 और g की पावर गामा, तो गामा की पावर माइनस का 1/2। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k रूट ऑफ l अपॉन g। और ऑब्वियसली द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g ही होता है। क्लियर? किसी ने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इसमें, अभी तो हमने नहीं पढ़ाया, हम तो आगे वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशंस को ड्राइव करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में डायमेंशंस हमारी हेल्प करता है। अब कोई क्या इसका लिमिटेशन? लिमिटेशन ये है कि अगर प्रोडक्ट टाइप इक्वेशन है, या देखो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर डिवाइड टाइप इक्वेशन है, तो ही ये मेथड काम करता है। ये इसका लिमिटेशन है। अब आप इसको अगर एडिशन वाले में लेके जाओगे कि सर ड्राइव कर लें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर इस मेथड से, तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा। तो बस यही इसका एक लिमिटेशन है। और तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर्स। तब तक कुछ डायमेंशंस के और अच्छे अच्छे सवाल लगा लेना, कुछ अच्छी अच्छी क्वेश्चंस ड्राइव करके देख लेना। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स की क्लास लेंगे और अब थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तब तक के लिए नमस्कार।